तो एक बार फिर से स्वागत है लेट्स स्टडी चैनल पर। आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकंड सेट लगाने जा रहे हैं। पहला सेट हम लगा चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो जो भी आपको वहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और अच्छे से उनको आप दोबारा से देख लीजिएगा तो आपका पेपर वहां से क्लियर आराम से हो जाएगा। और आज हम सेकंड इसका देखने जा रहे हैं सेट। तो सेकंड सेट को आपको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि यूजी केबलों के खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक्सटर्नल ग्रोलर टेस्ट के थ्रू यूजी केबल की खराबी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/140 1.40 के रूप में नामित किया गया है तो संख्या 1.40 क्या दर्शाती है। तो 1.40 ये जो दिया गया ऊपर कंडक्टर का जो 7 दिया गया है वो कंडक्टर नंबर देती है कि कितना कंडक्टर है, और नीचे जो रहता है 1.74 ये प्रत्येक कंडक्टर का व्यास होती है यानी कि डायमीटर होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 90 वर्ग मिलीमीटर 3.5 कोर यूजी केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होगा। तो आप जब एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो वहां पर जो आपको आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन 50 स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम होगा। उसका जो नाम है वो क्रिम्पिंग टूल है। क्रिम्पिंग टूल आपने देखा हो जो इंटरनेट केबल होती है तो उसमें जो लगा रहता है, कनेक्टर लगा रहता है, वहां पर क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है उसको स्टैंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कार्फ जॉइंट, मेरिट जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट एंड रेड टेल जॉइंट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग किया जाता है हमारे ओवरहेड लाइनों को जोड़ने में। क्योंकि ओवरहेड लाइनों में क्या होता है, थोड़ा सा तनाव टेंस होती हैं, इसलिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत को आप किससे मापते हैं, यानी कि उसकी जो इकाई है वो क्या दी गई है, वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम होती है। विद्युत की इकाई क्या होती है, मात्रा की जो इकाई है वो क्या होती है, कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो आपको ये सोल्डरिंग दिख रही होगी, इसमें ऑप्शन दिया गया है डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन या फ्लेम के साथ सोल्डरिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका होगा वो क्या होगा, आपको यहाँ पर गन जैसा दिख रहा होगा, यानी कि इसका क्या है, गन सोल्डरिंग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। डिप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग या तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो जो आपकी डिवाइस होती है वो कैसी होती है, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9। तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो तांबे का जो परमाणु होता है उसके तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बोले तीसरे कोष में सर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 18। कितने पाए जाते हैं? 18। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और तांबे के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो एक पाया जाता है। बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की मात्रा Q का सूत्र क्या है? Q का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन करंट एंड टाइम, वोल्टेज इनटू करंट, करंट एंड रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है फॉर्मूला IT। क्या होता है? IT। तो यहाँ पर जो I है वो करंट है, T यहाँ पर टाइम है और Q बराबर एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। NE, N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है NE इज इक्वल टू IT। क्या बनता है? IT। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू IT अपॉन E फॉर्मूला भी बनता है। तो आपको ये फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी सर्किट की शक्ति को गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए P बराबर क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। यानी कि पावर की जो गणना है वो किससे की जाती है? P इज इक्वल टू वी आई से। तो V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करंट एंड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का लाभ क्या है? तो हाँ, यहाँ पर कम लागत, अधिक लचीला, कम वोल्टेज ड्रॉप, अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध। तो यहाँ पर यह कैसा होता है? तंतु चालक कैसा होता है? अधिक लचीला होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का लाभ क्या है? क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का लाभ क्या है? तो ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ाएं, लोड करंट कम करें, ढीले कनेक्शन से बचें, बदलाव आसान है। तो यहाँ पर जो 13 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 3, यानी कि ढीले कनेक्शन से बचना होता है। क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का लाभ ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? तो धातु आवरण से जंग से कौन बचाता है? भूमिगत केबल को। भूमिगत केबल को धातु आवरण से बचाता है बेडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है कि डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? हार्ड सोल्डरिंग, पाइपिंग एवं केबल सोल्डरिंग का काम, पीवीसी के छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग या टिन सीट की सोल्डरिंग। तो यहाँ पर पीवीसी के छोटे छोटे घटकों को डिप सोल्डरिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ कौन से, जैसे कि यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीज और जर्मेनियम दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही क्या है? आपके अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो यहाँ पर जो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 4.55 होगा। कितना होगा? 4.55। क्योंकि यहाँ देखिए 4 है, ये 4 दिख रहा है, इसके बाद हाफ नीचे वाले आप पॉइंट को देखेंगे तो 5 होगा और यहाँ पर ये 5 पे ही क्लिक किए, इसलिए 4.55, यानी कि 4 प्लस 4.0.5 और इसको अगर आप ऐड करेंगे
तो होगा 0.05। तो इस तरीके से आंसर इसका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है 18 क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? आपका स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग किया जाता है मापने के लिए। मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भूमिगत केबलों में सर्विंग परत का उपयोग किया जाता है। तो सर्विंग परत का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो आपकी सर्विंग की होती है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि आर्मरिंग को विद्युत जो आर्मरिंग है ना उसको वायुमंडल शक्ति से बचाना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? आंसर इसका हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। हमने आपको बताया भी था कि ओवरहेड लाइन जितनी भी होती है उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिघले हुए सोल्डरिंग के बार को पिघलाने से उस पर बार-बार पिघलाने पर उससे क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो टिन होता है, उसमें मात्रा उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है अगर आप उसे बार-बार पिघलाएँगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका 1 होगा, वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को सर्विंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? डिप सोल्डरिंग, फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, मशीन सोल्डरिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोल्डरिंग गन के साथ जो सोल्डरिंग की जाती है वो मरम्मत के लिए बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन कह रहा है वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो डिप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग या मशीन सोल्डरिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो राइट आंसर होगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कम कठोरता, कम लचीलापन, कम गलनांक, कम यांत्रिक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 2 कम लचीलापन। तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना होती है वो ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? तो बोले सर ये जो नुकसान है वो कम लचीलापन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंडर्ड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है यह जलने और आग लगने से बचाता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने में हेतु, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, सूखी सोल्डरिंग से बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यह जलने और आग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कह रहा है सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डरिंग दोष का कारण क्या है? तो सोल्डरिंग में दोष कारण क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी कि अपर्याप्त ताप अगर होगा तो सोल्डरिंग में अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यही आपका दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा? तो परिपथ में I का धारा का मान क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है R की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 ओम है और
जो वोल्टेज है वो 12 दिया गया है, 12 दिया गया है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू उससे पूछी गई है। तो शायद यहाँ नहीं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 8 नहीं 6 दी गई है। 6 रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6 है। आपको करंट निकालना है। तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज़ इक्वल टू IR। I इज़ इक्वल टू क्या होगा? बोले सर V अपॉन R होगा। तो V की वैल्यू क्या होगी? बोले सर 12 और R की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 एम्पियर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 कह रहा है इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है? इस ऑप्शन है परावैद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, कंडक्टर प्रतिरोध को कम करने के लिए, बिजली की हानि को कम करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए। तो इंसुलेशन का मतलब होता है कि आप उसे क्या दे रहे हैं, करंट आपका फ्लो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि परावैद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। 33 केवी से 66 केवी तक की भूमिगत सेवाओं को किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपकी केबल का वर्गीकरण किया गया है, उन्हीं वर्गीकरण में से क्वेश्चन है कि जैसे हाई टेंशन है, सुपर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल है या सुपर टेंशन केबल है या फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है। तो जैसे इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कह रहा है? एक अच्छे चालक का गुण कौन-सा है? लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो अच्छे चालक के अंदर क्या होना चाहिए? अच्छे चालक के अंदर लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वायरिंग के लिए किस कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो माइल्ड स्टील, कॉपर, सिल्वर या जस्तीकृत लोहा। तो किसका उपयोग किया जाता है? बोले सर वायरिंग के लिए हम घर में की जो वायरिंग होती है या कहीं की भी वायरिंग हम करते हैं, किससे करते हैं? कॉपर से करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी 32। यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? तो धात्विक आवरण जो होता है उसके ऊपर जो कवर दिया जाता है या जो परत चढ़ाई जाती है वो क्या होती है? बेडिंग होती है। क्या होती है? बेडिंग होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ का सूत्र क्या होगा? ईएमएफ का सूत्र क्या होगा? उसने पूछा है। तो जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप क्या कर दें? ऐड कर दें तो आंसर तो ईएमएफ जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप योग के बराबर होगी? तो आपने किरचॉफ के 2 नियम पढ़े होंगे। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है वो कहता है कि नोड पर सारी धाराएं क्या होती हैं? योग उनका शून्य होता है। और दूसरा जो नियम दिया गया है वो उन्होंने कहा है कि बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप की योग के बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर में जुड़े तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या होगा? यानी कि समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को अगर जोड़ा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समांतर में अगर 3 प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं तो इनका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? बोले सर 4 राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 में क्या बोल रहा है? 36 क्वेश्चन में कह रहा है सर्किट के सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोध से जुड़े अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको अमीटर दिख रहा होगा, तो अमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो क्या होगा? तो आपका जो अमीटर का पाठ्यांक होगा वो क्या होगा? वो R1 और जो R2 है इनके बीच का जो प्रतिरोधों के मान में जो अंतर आएगा वो होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 3 होगा। क्या होगा? राइट आंसर 3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए प्रतिरोध का नाम क्या है? तो आप क्वेश्चन इसको आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वायर बाउंड रजिस्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 38 क्वेश्चन में कह रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? 38 का आंसर जो है ऋणात्मक ताप गुणांक किसमें होता है? तो 38 का आंसर होगा अभ्रक। किसमें होगा? अभ्रक। अब ऋणात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ कहे जाते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है? चालकता बढ़ती है। जैसे कि आपका एक कार्बन भी क्या है? ऋणात्मक ताप गुणांक है। तो इसलिए उसको डीसी जनरेटर के जो कम्यूटेटर में है उसमें लगाया जाता है, क्योंकि कम्यूटेटर जब घूमता है तो कार्बन ब्रश गर्म होते हैं या तो उनका तापमान इंक्रीज होता है। जैसे-जैसे तापमान इंक्रीज होता है वैसे-वैसे ही उसकी चालकता बढ़ती है। तो इसलिए उसे ऋणात्मक ताप गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 39 कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो आपको देखिए इसको किस में बदलना है? बोले सर प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए 0.456 आप नीचे से न खींचेंगे और इसमें क्या करेंगे? आप 3.30 आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स दिए गए हैं। इसे किस में बदलना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या होगा? 100 का मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे ही आप इसमें 100 से इसको काटेंगे तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो तो 10 बचेगा और 10 का भाग लगाएँगे तो 4.56 परसेंटेज यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40। 40 0.01 का वर्ग क्या है? मतलब कि स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 इनका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00 और 1। ये आपका राइट आंसर आएगा। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 41 में क्या कहा गया है? 41 में कहा गया है कि निम्न में से किस धातु के प्रमुख सामग्रियों के रूप में लोहा होता है? तो किस सामग्री में लोहा होता है? आपका जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है लोहा धातु यानी कि फेरस मेटल में लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42 में कहा है कि विद्युत में निहित पदार्थ की मात्रा सॉरी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की जो मात्रा को है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है द्रव्यमान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 3। तो अब वस्तु कोई है तो उसमें जो मात्रा होती है वो किसके कारण होती है? उसके मास यानी कि द्रव्यमान के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे ऊष्मा की जो इकाई है उसे क्या होती है? एसआई इकाई जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामग्री में पारंपरिक चित्र को पहचाने। पारंपरिक चित्र को पहचाने 45 क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है
कि इस चित्र को देख कर के आप बताइए ये लेड है, इस्पात है, काँच है या फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है चीनी मिट्टी है। तो इसको देख कर के आपको चित्र को क्या लगता है? ये कैसा होगा? बोले सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वो इस्पात के जैसा दिखाई दे रहा है। कैसे? इस्पात यानी कि आप जब इस्पात को काटते हैं तो ऐसी लाइन टाइप में दिखाई देती है। अब क्वेश्चन नंबर 46 46 में 46 में कहा गया है कि इस चित्र को देख कर के आप बताइए किसकी काट होगी या किसका कटा हुआ हिस्सा ऐसा दिखाई देता है जब आप इसको किसी उस पदार्थ को काटते हैं। तो ये काँच को काटने पर इस तरीके से दिखाई दे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामग्री 47 क्वेश्चन है सामग्री के पारंपरिक प्रकृति को पहचानते हैं। तो प्रकृति को किस तरीके से पहचानते हैं? ऐसे किस तरीके से देखा जाता है? बोले सर ये ठोस है। किसके लिए? ठोस के लिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? यानी कि जो A4 पेपर होता है, उसका जो साइज है, वो कितना होता है? जो साइज होता है, वो कितना होता है? वो 210 गुणित 297 ऑप्शन नंबर 3 होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप ये देखने में थोड़ा कि एसआई मानक के अनुसार कौन-सा ड्राइंग आयाम सही है? अब देखिए, आपको पहले तो ये देखना होगा ऊपर 50 नीचे 50 इधर साइड में भी 50 है। ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 50 में क्या कहा गया है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का क्या नाम है? ये कैसा प्रिज्म दिखाई दे रहा है? तो देखिए, आप इसमें पहले साइड को गिनिए, तो कितनी साइडें हैं? आप देखिएगा इसमें जो साइडें दी गई हैं, वो कितनी दी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 साइडें दी गई हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 51 में कहा गया है कि रिक्त में सही शब्द भरें। दे ब्लैंक गुड फ्रेंड। अब देखिए इस सेंटेंस को जब हम पूरा करेंगे तो दे के साथ क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वाज आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दे आर गुड फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन ब्लैंक थ्रू द टनल। तो अब जो इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है वो क्या होगा? पास्ट, इज पासिंग, हैड पास्ट या वाज पासिंग। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो राइट आंसर सेकंड इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि उचित इंटेरोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। ब्लैंक आर यू गोइंग। तो इसमें जो क्या होगा? राइट आंसर जो होगा आपका 53 का राइट आंसर जो होगा वो होगा वेयर आर यू गोइंग, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 54 54 में क्या कहा गया है? 54 में कहा गया है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ या हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 56 रिक्त स्थान में उचित प्रवृत्ति सर्वनाम के साथ भरें। तो सी वाज हंट। तो सी वाज हर्ट हर्ट माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हर सेल्फ होगा। क्या होगा? हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 57 दिए गए
वाक्य को आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। द लिटिल गर्ल्स ब्लैंक आइज रिवील्ड हर मिस मिसचेफ। मिसचेफ का मतलब कि आपका जो आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको एक और ट्विंकलिंग। क्या होगा? ट्विंकलिंग होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 58। माय हाउस इज ब्लैंक, माय हाउस इज ब्लैंक द थर्ड फ्लोर। तो आपका जो राइट आंसर 58 का होगा वो होगा ऑन। 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑन होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 में कहा गया है कि ब्लैंक इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हु, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। 60 क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है? निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चारण को संदर्भित करता है। उच्चारण को कौन संदर्भित करता है? संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, विराम चिन्ह या ध्वनि का उत्पादन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ध्वनि का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर स्कूल वर्क सी एज सी ए एस। तो इसको आपको अरेंज करना है और अरेंज करके इसका एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? आवाज का उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करे उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक कहा जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको ब्लैंक का उपयोग करना चाहिए। तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ब्लैंक किसका उपयोग करना चाहिए? ये क्या हो? क्वेश्चन नंबर 65। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय एंड हाय। तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक जो राइट आंसर क्या होगा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 66। आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? तो जो मूक अक्षर है वो है डब्लू, यानी कि यहाँ पर जो डब्लू है क्या है? वो मूक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 67 कह रहा है कि चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डूस डू है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा दूसरों को सुनना, लिसन टू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 68। 68 क्या कह रहा है? चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। अब डोंट क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा 68 का वो होगा अनावश्यक बहस, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 70। 70 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक जो वाक्य आपका दिया गया है वो दिया गया व्हाट इज अ ब्यूटीफुल हाउस इज इट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सक्रिय आवाज में कौन सा है? जो वाक्य आपको दिए गए हैं चार,
उनमें कौन-सा सक्रिय आवाज़ में बोला गया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय आवाज़ में कौन बोला गया है? निष्क्रिय आवाज़ में कौन बोला गया है? तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो आपका निष्क्रिय आवाज़ में कौन-सा बोला है? हर बर्थडे वाज़ सेलिब्रेटेड बाय अस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन नहीं है? कौन सा एक संयोजन नहीं है? तो यहाँ पर कौन है जो कंजक्शन के रूप में काम नहीं करता है? एंड, और, बट, ऑन। तो ये इनमें से कौन सा है क्वेश्चन आंसर? जो ऑन है वो क्या नहीं, जो ऑन है वो क्या है? एक संयोजन के रूप में काम, यानी कंजक्शन का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, कौन सा स्वर नहीं है? तो आप जानते ही हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एफ, क्योंकि स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जिसमें एफ स्वर नहीं होता है। तो ये आपका सेकंड सेट जो है वो पूरा हो गया है। इसी के साथ यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके लिए तीसरा सेट हम जल्द लेकर आएँगे, और जिसने भी अभी तक पहला सेट नहीं देखा है, वो जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। तो आज के लिए यही वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।